स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल। दोस्तों 2024 को हम इलेक्शंस का ईयर कहें तो शायद उसमें कुछ गलत नहीं होगा। अगले साल कई देशों के टॉप मोस्ट पॉलिटिकल लीडरशिप के इलेक्शंस होने वाले हैं, जिसमें दुनिया की दो सबसे महत्वपूर्ण डेमोक्रेसीज इंडिया और यूएसए भी शामिल हैं। यूएसए ऑलरेडी एक फुल इलेक्शन मूड में आ चुका है और इलेक्शंस के इस प्रॉम्प्ट एंड शो के बीच एक नाम अपनी अलग पहचान बनाता हुआ नजर आ रहा है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं रिपब्लिकन ब्लॉक के राइजिंग स्टार विवेक रामास्वामी की। जाहिर है कि अब तक आप ये नाम सुन ही चुके होंगे। पॉलिटिक्स में कोई खास प्रीवियस एक्सपीरियंस ना होते हुए भी उन्होंने रिपब्लिकन प्रेसिडेंशियल प्राइमरी डिबेट के पहले ही राउंड में अच्छी खासी लाइमलाइट बटोरी है। इस डिबेट के फर्स्ट आवर में इनकी पॉपुलैरिटी रेटिंग इस तरह ऊपर गई कि उन्होंने ऑनलाइन फंड रेजिंग में $450,000 रेज किए। फॉक्स न्यूज की रिपोर्ट के मुताबिक रामास्वामी अपनी इम्प्रेसिव परफॉर्मेंस के बाद मोस्ट गूगल सर्च्ड जीओपी कैंडिडेट बन गए। यहाँ तक कि इलॉन मस्क ने इनकी ऑरेटरी यानी स्पीकिंग स्किल से इम्प्रेस होकर इनको एक प्रॉमिसिंग कैंडिडेट का तमगा भी दे दिया। इस डिबेट में मुख्य तौर से उनका सामना फॉर्मर न्यू जर्सी के गवर्नर क्रिस क्रिस्टीज, फॉर्मर वाइस प्रेसिडेंट माइक पेंस और साउथ कैरोलिना गवर्नर निकी हेली से हुआ है। हालांकि डोनाल्ड ट्रंप ने अभी तक इस डिबेट में अपनी एंट्री शो नहीं की है, लेकिन यहाँ गौर करने वाली बात यह है कि इनकी इंप्रेसिव परफॉर्मेंस के अलावा इस पॉपुलैरिटी में एक अहम रोल इनकी रिलीजियस आइडेंटिटी ने भी प्ले किया है। आज से लगभग 130 साल पहले एक ग्रेट इंडियन स्वामी विवेकानंद जी ने यूएस की धरती पर जाकर अपनी एक स्पीच से सबका दिल जीता था। स्वामी विवेकानंद ने ही अमेरिका की धरती पर हिंदुइज्म और योगा को इंट्रोड्यूस किया था। आज कई कमेंटेटर्स एक और इंडियन विवेक को उन्हीं से कंपेयर करते नजर आ रहे हैं। विवेक रामास्वामी एक प्रैक्टिसिंग हिंदू हैं, जबकि उनके रिपब्लिकन वोटर बेस का एक ह्यूज चंक कंजर्वेटिव क्रिश्चियन वोटर्स फॉर्म करते हैं, लेकिन उसके बावजूद वो अपनी इसी आइडेंटिटी के साथ आगे बढ़ने के लिए तैयार हैं। तो यहाँ एक बड़ा सवाल ये उठता है कि क्या आज अमेरिका एक हिंदू प्रेसिडेंट के लिए तैयार है? इनके इतने सक्सेसफुल कैंडिडेचर को देखकर क्या हम ये कह सकते हैं कि अमेरिका में हिंदुइज्म का दबदबा बहुत तेजी से बढ़ रहा है? आज की वीडियो में हम इन्हीं मुद्दों पर बात करेंगे। साथ ही वैसे कौन से एरियाज हैं जहां उनको टारगेट किया जा रहा है और इंडिया यूएस रिलेशन को लेकर उनके क्या विचार हैं? इस वीडियो में इन सभी सवालों के जवाबों को ढूंढने की हम कोशिश करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का डिस्कशन। दोस्तों, विवेक रामास्वामी एक 38 ईयर ओल्ड एंटरप्रेन्योर टर्न्ड पॉलिटिशियन है। इनका जन्म अगस्त 9, 1985 को सिंसिनाटी ओयो में एक इमिग्रेंट फैमिली में हुआ। इनको केरला से इमिग्रेट हुई एक ट्रेडिशनल हिंदू फैमिली में हिंदू तौर तरीकों के बीच रेस किया गया, किंतु बचपन से ही उन्होंने एक कैथोलिक स्कूल अटेंड किया। वो एकेडमिक्स में बचपन से ही ओवर अचीवर रहे, जो अपनी क्लास को हमेशा टॉप किया करते थे। यहाँ उनको एक नेशनली रैंक जूनियर टेनिस प्लेयर के रूप में भी रिकॉग्नाइज किया जाने लगा। इनको बचपन में अल्जाइमर पेशेंट्स के लिए पियानो प्ले करने का भी बहुत शौक था। खैर, इनकी हायर एजुकेशन आईवी लीग में लिस्टेड हार्वर्ड कॉलेज से हुई, जहां इन्होंने हाईएस्ट डिस्टिंक्शन के साथ बायोलॉजी में डिग्री हासिल की। हार्वर्ड में ये यूनिवर्सिटी की पॉलिटिकल यूनियन के हेड चुने गए। अपने कॉलेज के दिनों में वो एक रैपर के रूप में भी काफी पॉपुलर थे। एक इंटरव्यू में उन्होंने बताया कि ग्लोबली रिनोन्ड रैपर एमिनेम के पॉपुलर सॉन्ग लूज योरसेल्फ को वो अपनी लाइफ का थीम सॉन्ग मानते हैं। खैर, रैपिंग के अलावा कॉलेज डेज में ही इन्होंने बिजनेस की दुनिया में भी कदम रखा। 2007 में रामास्वामी ने कॉलेज एज एंटरप्रेन्योर्स के लिए studentbusiness.com को शुरू किया। इसको 2009 में इविंग मैरियन कॉफमैन फाउंडेशन के द्वारा एक्वायर कर लिया गया। इसके बाद रामास्वामी एक सक्सेसफुल वॉल स्ट्रीट एनालिस्ट बन गए। फिर उन्होंने 2007 से 2014 के बीच एक वॉल स्ट्रीट हेज फंड मैनेजर QVT फाइनेंशियल के लिए काम किया। इनकी सक्सेसफुल ट्रेडिंग स्किल्स और कुछ ड्रग्स के पोटेंशियल को लेकर उनकी डीप नॉलेज से इनके बॉसेस बहुत इंप्रेस हुए, जिसके चलते 28 साल की उम्र में ही उनको इस कंपनी में पार्टनर के रूप में चुन लिया गया। QVT फाइनेंशियल पर काम करते वक्त वो येल लॉ स्कूल भी गए। यहीं वो ओयो के सेनेटर JD वेंस के दोस्त बने और यहीं उनकी मुलाकात फ्यूचर वाइफ डॉक्टर अपूर्वा रामास्वामी से भी हुई, जिनके साथ उन्होंने 2015 में शादी की। 2014 में ही उन्होंने QVT फाइनेंशियल को छोड़कर अपनी खुद का फार्मास्यूटिकल वेंचर रोइवेंट को एस्टैब्लिश करने का फैसला किया। रोइवेंट के जरिए विवेक उन ड्रग्स या केमिकल्स पर काम करना चाहते थे जिनको बाकी फार्मास्यूटिकल कंपनीज ने छोड़ दिया था। इसके लिए रामास्वामी ने इन्वेस्टर से $93 मिलियन रेस किए। ये कंपनी 10 एम्प्लॉइज के साथ शुरू हुई, लेकिन जल्द ही ये कंपनी बहुत रैपिडली ग्रो करने लगी। 2017 में इसने सॉफ्टबैंक विजन फंड द्वारा लेड एक इन्वेस्टमेंट ग्रुप से $1.1 बिलियन रेस किए, जो किसी बायोटेक कंपनी के लिए अब तक के लार्जेस्ट फंडिंग राउंड्स में से एक था। आगे चलकर रामास्वामी को फोर्ब्स द्वारा अमेरिका के अंडर 40 रिचेस्ट एंटरप्रेन्योर्स की लिस्ट में शामिल किया गया। जल्दी इन्होंने फोर्ब्स की प्रेस्टीजियस 30 अंडर 30 लिस्ट में भी अपनी जगह बना ली।
2015 में रामास्वामी ने रोवेंट का $315 मिलियन का आईपीओ लॉन्च किया, जो उस समय का सबसे बड़ा बायोटेक आईपीओ बन गया। लेकिन उनके बिजनेस का हनीमून पीरियड जल्द ही एक ह्यूमिलेटिंग फेलियर में तब्दील हो गया। रोवेंट ने 2014 में ग्लैक्सोस्मिथक्लाइन नामक कंपनी से एल्जाइमर की एक एक्सपेरिमेंटल मेडिकेशन इंटेपेडाइन को $5 मिलियन की वैल्यू पर एक्वायर किया, लेकिन 2017 में इस ड्रग के क्लिनिकल ट्रायल्स फेल हो गए, जिसकी वजह से इसका डेवलपमेंट उनको बंद करना पड़ा। रामास्वामी ने न्यूयॉर्कर को बताया कि ये फेलियर उनके लिए बहुत ह्यूमिलेटिंग साबित हुआ। एल्जाइमर के ड्रग के फेलियर के बाद उन्होंने जीन थेरेपी पर फोकस किया और आज ये कंपनी पिसोरियासिस और डर्मेटाइटिस जैसी क्रिटिकल मेडिकल कंडीशंस के ड्रग पर काम कर रही है। लेकिन रामास्वामी ने जनवरी 2021 में इस कंपनी के सीईओ पद से इस्तीफा दे दिया। न्यूयॉर्क टाइम्स को उन्होंने बताया कि वो अपनी बुक्स और पॉलिटिकल इंटरेस्ट पर ध्यान देना चाहते हैं, और यहीं से उनकी पॉलिटिकल जर्नी की शुरुआत हुई। दोस्तों, यूपीएससी की तैयारी करने के लिए आपको बहुत सारे ऑनलाइन बैचेस मिलेंगे, पर आखिरकार क्यों स्टडी आईक्यू का यूपीएससी प्रीलिम्स टू इंटरव्यू लाइव बैच उसमें से बेस्ट है? दोस्तों, इन बैचेस में आपको 1000+ आवर्स का लाइव कंटेंट डिलीवर किया जाएगा। आपकी तैयारी को पिन पॉइंट फोकस रखने के लिए क्रिस्प नोट्स दिए जाएंगे। किसी भी समय आपके डाउट्स को क्लियर करने के लिए 1-to-1 मेंटोरशिप का फीचर भी आपके पास रहेगा। प्रीलिम्स के लिए प्रैक्टिस क्वेश्चंस, मेंस के आंसर राइटिंग प्रैक्टिस, और उसके बाद जो भी स्टूडेंट्स प्रीलिम्स 2024 क्लियर करेंगे उन्हें स्टडी आईक्यू कैंपस में बुलाकर अगले 4 महीनों के लिए मेंस रेसिडेंशियल प्रोग्राम के अंडर रिगरस प्रिपरेशन कराई जाएगी बिना किसी एडिशनल कॉस्ट के। और दोस्तों, ये सब कुछ आपको मिलेगा मात्र और मात्र 29,999 के सुपर डिस्काउंटेड प्राइस पे, अगर आप AG लाइव कूपन कोड यूज करते हैं। दोस्तों, 31 अगस्त को स्टडी आईक्यू के प्रीलिम्स टू इंटरव्यू बैचेस, जो कि इंग्लिश और हिंदी लैंग्वेज में है, उनमें एडमिशन लेने की लास्ट डेट है। इन बैचेस में क्लासेस की टाइमिंग इवनिंग 6 PM रहेगी। तो आप भी AG लाइव कूपन कोड यूज करिए और पूरे देश के यूपीएससी एस्पिरेंट्स के साथ कहिए कि अब तैयारी हुई अफोर्डेबल स्टडी आईक्यू के साथ। इन बैचेस से रिलेटेड सभी इंपॉर्टेंट लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन और पिन्ड कमेंट में मिल जाएंगी। अगस्त 2021 में रामास्वामी ने अपनी पहली बुक वोक INC लॉन्च की, जो कुछ ही समय में न्यूयॉर्क टाइम्स की बेस्ट सेलर बन गई। इस बुक में उन्होंने सो कॉल्ड मॉडर्न वोक इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स को भी क्रिटिसाइज किया। उनके मुताबिक ये वोक कल्चर मोरालिटी को कंज्यूमरिज्म के साथ मिक्स कर देता है। दोस्तों, वोक एक अफ्रीकन अमेरिकन स्लैंग है जो उन लोगों को रेफर करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है जो सोशल इनइक्वालिटीज जैसे कि रेशियल और सेक्सुअल डिस्क्रिमिनेशन के खिलाफ आवाज उठाते हैं। सितंबर 2022 में उन्होंने अपनी दूसरी बुक रिलीज की। इसका टाइटल था नेशन ऑफ विक्टिम्स, आइडेंटिटी पॉलिटिक्स, द डेथ ऑफ मेरिट एंड द पाथ बैक टू एक्सीलेंस। इस बुक में मुख्य तौर पर अमेरिका की आइडेंटिटी पॉलिटिक्स को टारगेट किया गया। आसान शब्दों में कहें तो आइडेंटिटी पॉलिटिक्स ऐसी पॉलिटिक्स होती है जहां किसी एक रेशियल, रिलीजियस, एथनिक, सोशल या जेंडर बेस्ड आइडेंटिटी को मुख्य आधार बनाकर उसके इर्द गिर्द सारी राजनीति की जाती है। विवेक रामास्वामी इसको साइकोलॉजिकल स्लेवरी कहते हैं और ये देश में फ्री स्पीच को हैम्पर करता है। इन बुक्स और इन पर होने वाले पब्लिक डिस्कशंस के साथ वो कॉमन अमेरिकन्स की नजरों में आना शुरू हुए। वो रेगुलरली फॉक्स न्यूज पर नजर आने लगे, बहुत सी पब्लिकेशंस के लिए ओपेड लिखने लगे और कंजर्वेटिव पॉलिटिशियंस के साथ अपने एंगेजमेंट्स के जरिए अपनी एक पॉलिटिकल इमेज तैयार करने लगे। देखते ही देखते उन्होंने रिपब्लिकन पार्टी को ज्वाइन कर लिया और फरवरी 21, 2023 को उन्होंने यंगेस्ट रिपब्लिकन प्रेसिडेंट कैंडिडेट के रूप में 2024 के प्रेसिडेंशियल इलेक्शंस के लिए अपना रिपब्लिकन कैंडिडेचर लॉन्च किया। वॉल स्ट्रीट जर्नल के एक ओपिनियन पीस में वो कहते हैं कि उनका कैंपेन कोई पॉलिटिकल कैंपेन नहीं बल्कि एक कल्चरल मूवमेंट है। इसी बीच उनकी नेटवर्थ $1 बिलियन टच कर चुकी थी, जिसके साथ वो देश के 20 यंगेस्ट बिलियनर्स के बीच अपनी पोजीशन हासिल कर चुके थे। लेकिन मार्केट के एक मेजर पुल ने उनको $1 बिलियन मार्क से स्लाइटली नीचे खींच लिया। लेकिन अब भी रिपब्लिकन प्रेसिडेंशियल प्राइमरी कॉन्टेस्ट करने वाले सेकेंड वेल्दीएस्ट पर्सन हैं। फर्स्ट नंबर पर फॉर्मर यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप अपनी $2.5 बिलियन की नेटवर्थ के साथ विराजमान है। खैर, इस सब के बीच विवेक रामास्वामी बहुत से कंट्रोवर्शियल मुद्दों पर अपने पोलराइजिंग स्टैंड के कारण क्रिटिक्स का टारगेट बने हुए हैं। उदाहरण के लिए वो कहते हैं कि दुनिया में बस 2 जेंडर एग्जिस्ट करते हैं। वो किसी भी थर्ड जेंडर को रिकॉग्नाइज नहीं करते हैं और अपने एंटी-LGBTQ स्टैंड को बहुत स्ट्रांगली प्रमोट करते हैं। वो कैपिटलिज्म को सपोर्ट करते हैं, क्लाइमेट चेंज को एक होक्स यानी फ्रॉड मानते हैं और ह्यूमन बीइंग्स की ग्रोथ के लिए फॉसिल फ्यूल्स को नेसेसरी बताते हैं। जाहिर है कि ये सभी बातें कंट्रोवर्सीज से परिपूर्ण हैं। इसके अलावा यदि फॉरेन पॉलिसी की बात करें तो वो कहते हैं कि जब तक यूएस के पास इनफ सेमीकंडक्टर्स हैं, यूएस चाइना को
ताइवान को इन्वेड करने से नहीं रोकेगा। यदि वो प्रेसिडेंट बनते हैं तो यूएस ताइवान पर सेमीकंडक्टर्स की डिपेंडेंस को खत्म कर देगा और फिर यूएस अपनी सेमीकंडक्टर नीड के लिए ताइवान से मुक्त हो जाएगा। उनके मुताबिक अमेरिका के सेल्फ इंटरेस्ट के लिए यही बेस्ट ऑप्शन है। उनके मुताबिक यूएस को न्यूक्लियर डिफेंस, न्यूक्लियर मिसाइल कैपेबिलिटीज, सुपर ईएमपी, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक पल्स स्ट्राइक्स, साइबर अटैक्स जैसे एरियाज में फोकस करके अपने बॉर्डर्स को स्ट्रेंथन करने की जरूरत है, ताकि वो उनके ट्रू एनिमी कम्युनिस्ट चाइना के ऊपर से अपनी डिपेंडेंस खत्म कर पाएंगे। ऐसा ही स्टैंड उन्होंने यूक्रेन क्राइसिस पर मेंटेन किया है। उनका कहना है कि वो अमेरिकन यूथ के किसी फॉरेन सॉइल पर लड़ने के लिए नहीं भेजने वाले हैं। अमेरिका की सिंगल प्रायोरिटी खुद के बॉर्डर और होमलैंड को सिक्योर करना है। खैर, इंडिया की बात करें तो उन्होंने इंडिया के साथ बहुत स्ट्रॉन्ग स्ट्रेटेजिक टाइज प्रपोज किए हैं। साथ ही साथ उन्होंने अंडमान सी और मलक्का स्ट्रेट पर इंडिया और यूएस की स्ट्रॉन्ग मिलिट्री पार्टनरशिप को भी सपोर्ट किया है। उनका मानना है कि इंडिया के साथ स्ट्रॉन्गर रिलेशनशिप चाइना से उनकी इकोनॉमिक डिपेंडेंस खत्म करने में सबसे ज्यादा जरूरी है। अमेरिका $536.8 बिलियन की वैल्यू के साथ अपना 17% यानी मैक्सिमम इंपोर्ट चाइना से कर रहा है। लास्ट ईयर उनका बायलैटरल ट्रेड $690.6 बिलियन के साथ ऑल टाइम हाई मार्क को हिट कर चुका है। अमेरिकन कंपनीज चाइना में ह्यूज मैन्युफैक्चरिंग नेटवर्क्स बिल्ड कर चुकी हैं और वो एक बड़े पैमाने पर चाइनीज कंज्यूमर्स पर डिपेंड करती हैं। विवेक रामास्वामी चाइना के ऊपर अमेरिका की इसी डिपेंडेंस को खत्म करना चाहते हैं और इसमें वो इंडिया को एक सबसे इंपॉर्टेंट और रिस्पॉन्सिबल प्लेयर मानते हैं। दोस्तों, अब अमेरिकन पॉलिटिक्स और इन इलेक्शंस के लिहाज से उनकी आइडेंटिटी के एक बेहद इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट पर वापस आए तो विवेक रामास्वामी एक डिवोट हिंदू हैं और वो अपनी इस आइडेंटिटी को स्ट्रांगली असर्ट करते हैं। लेकिन कुछ एक्सपर्ट्स के मुताबिक ये उनके लिए सबसे बड़ा डायलेमा बन सकता है। रिपब्लिकन पार्टी का प्राइमरी इलेक्ट्रेट कंजर्वेटिव और ऑर्थोडॉक्स क्रिश्चियन से बना है और ये ऐसे कंजर्वेटिव वोटर्स हैं जो कैंडिडेट्स को केवल उनकी पॉलिसी प्रपोजल्स के बेसिस पर नहीं बल्कि उनकी बायोग्राफीज, उनकी पर्सनल बिलीव्स और उनके रिलीजियस फेथ के ऊपर जज करते हैं। मोस्ट कंजर्वेटिव वोटर्स के लिए एक कैंडिडेट का मोस्ट कंजर्वेटिव वोट लाइफस्टाइल और लॉयल्टीज एंड प्रायोरिटीज का सबसे इंपॉर्टेंट सिग्निफायर होता है। जाहिर है कि विवेक रामास्वामी इस बात को लेकर इग्नोरेंट होना अफोर्ड नहीं कर सकते हैं और इसीलिए उन्होंने इस इशू को एक्टिवली कन्फ्रंट किया है। वो कहते हैं कि वो एक क्रिश्चियन तो नहीं है, लेकिन उन्होंने बाइबल को शायद एक ऑर्डिनरी क्रिश्चियन से ज्यादा बार पढ़ा और समझा है। वो बताते हैं कि वो आज भी हॉलीडेज, बर्थडेज या बाकी स्पेशल ओकेशंस पर अपनी वाइफ और दोनों चिल्ड्रन के साथ ओहियो के डेटन में उसी टेंपल को अटेंड करते हैं जहां वो बचपन से जाया करते थे। उनके पेरेंट्स आज भी वहां के रेगुलर विजिटर्स हैं। उनकी शादी भी उसी टेंपल के एक प्राइस के द्वारा सभी हिंदू रिचुअल्स के अकॉर्डिंग परफॉर्म की गई। वो आगे बताते हैं कि उन्होंने क्रिश्चियनिटी को ऑर्डिनरी क्रिश्चियन से ज्यादा और बेहतर तरीके से ऑब्जर्व किया है और ऐसा इसलिए क्योंकि वो उनके खुद के फेथ हिंदुइज्म और क्रिश्चियनिटी की कॉमन वैल्यूज को बहुत स्ट्रांगली अपहोल्ड करते हैं। वो ऐसी कॉमन वैल्यूज में विश्वास करते हैं जिस पर अमेरिका की बुनियाद रखी गई है। वो कहते हैं कि क्रिश्चियनिटी के दो रेगुलर फॉलोअर्स के बीच आपस में इतनी सिमिलरिटीज मिलेंगी जितनी एक हिंदुइज्म और एक क्रिश्चियनिटी के कमिटेड बिलीवर के बीच देखने को मिल सकती हैं। इन दोनों रिलीजन्स में जिस तरह ह्यूमिलिटी और रिस्पेक्ट को प्रमोट किया जाता है, जिस तरह इन दोनों बिलीफ सिस्टम में बच्चों के अंदर गॉड को लेकर प्योर रिस्पेक्ट को इंस्टिल किया जाता है, वो सब इन दोनों के बिलीवर्स को नेचुरली साथ लेकर आता है। वो जितने कॉन्फिडेंस के साथ गीता की टीचिंग्स पर बात करते हैं उतने ही कॉन्फिडेंस के साथ बाइबल की टीचिंग्स को भी डिस्कस कर सकते हैं। इसी के साथ वो अमेरिका में बढ़ते सेकुलरिज्म को भी अपोज करते हैं। वो मोनोथिज्म यानी वन सुप्रीम गॉड की आइडियोलॉजी में विश्वास रखते हैं। सिंगल गॉड की आइडियोलॉजी में रामास्वामी का स्ट्रॉन्ग बिलीफ अमेरिकन हिंदूज के लिए एक स्ट्रॉन्ग कनेक्टिंग फैक्टर बन जाता है। आज से 130 साल पहले 1893 में जब स्वामी विवेकानंद ने शिकागो में वर्ल्ड्स रिलीजन्स की पार्लियामेंट में हिंदुइज्म को रिप्रेजेंट किया था, तब उन्होंने हिंदुइज्म को एक मोनोथिस्टिक फेथ के रूप में प्रेजेंट किया था। लेकिन जैसा कि हम सब जानते हैं, हिंदुइज्म के मेजॉरिटी ऑफ फॉलोअर्स मल्टीपल डीटीज को वर्शिप करते हैं, लेकिन कुछ स्कॉलर्स के मुताबिक वो सभी एक अल्टीमेट रियलिटी के अलग अलग स्वरूप हैं। विवेक रामास्वामी का ये स्टैंड हिंदू और क्रिश्चियन वोटर्स दोनों ही फेथ की कुछ बिलीव्स के लिए बहुत ज्यादा प्रॉब्लमैटिक है। कुछ एक्सपर्ट्स का कहना है कि रामास्वामी हिंदुइज्म के केवल कुछ एस्पेक्ट पर ज्यादा स्ट्रेस दे रहे हैं और मिस्टिसिज्म और पॉलीथिज्म जैसे कोर एस्पेक्ट्स को पूरी तरह इग्नोर कर रहे हैं। कुछ एक्सपर्ट्स कहते हैं कि वो अब्राहमिक फेथ के वोटर बेस को अपील करने के लिए हिंदुइज्म को भी मोनोथिस्टिक रिलीजन के रूप में प्रेजेंट करना चाहते हैं। मोनोथिज्म या सिंगल गॉड में बिलीफ अब्राहमिक फेथ्स यानी क्रिश्चियनिटी, इस्लाम और जुडिज्म का सबसे डिफाइनिंग फीचर है।
इसके अलावा ज्यादातर हिंदू अमेरिकन और इंडियन अमेरिकन डेमोक्रेट्स के फेवर में वोट करते हैं। वो एबॉर्शन, इमिग्रेशन और LGBTQ राइट्स जैसे सोशल इश्यूज पर अक्सर एक प्रोग्रेसिव स्टैंड लेते हुए दिखाई देते हैं। हिंदू पर्सपेक्टिव से देखा जाए तो अपनी हेल्थ और हेल्थ केयर के एक्सेस को लेकर डिसीजंस या चॉइसेस फॉर्म करना हर व्यक्ति का फंडामेंटल राइट है। ऐसे में विवेक रामास्वामी का एंटी अबॉर्शन स्टैंड अबॉर्शन राइट्स के लिहाज से चैलेंजिंग हो जाता है। इसके अलावा हिंदुइज्म में क्यूरनेस का इशू एक रिच हिस्ट्री एंजॉय करता है। ऐसे में विवेक रामास्वामी का एंटी LGBTQ स्टैंड भी उनके हिंदू वोटर्स के लिए डिसाइसिव इशू हो जाता है। इसलिए हिंदू अमेरिकन वोटर्स रामास्वामी की कैंडिडेसी को लेकर बटे हुए नजर आते हैं। कुछ विवेक रामास्वामी द्वारा हिंदू और क्रिश्चियन टीचिंग्स की बराबरी करने की ईगरनेस को प्रॉब्लमैटिक बता रहे हैं। लेकिन दोस्तों, ये सभी डिबेट्स इन मुद्दों के लर्न्ड एक्सपर्ट्स और रिलीजियस लीडर्स की डिबेट है, जिनका कोई एक सिंपल आंसर नहीं है। लेकिन हमारे लिए यहाँ सबसे इंपॉर्टेंट ऑब्जर्वेशन ये है कि विवेक रामास्वामी द्वारा अपने पर्सनल फेथ को अपने कैंपेन में पब्लिकली सेलिब्रेट और डिस्कस करना अमेरिका में हिंदुइज्म के स्टेटस को लेकर काफी कुछ बयान करता है। हालांकि हिंदूज 0.7% के साथ अमेरिकन पॉपुलेशन में एक बेहद टाइनी पोर्शन फॉर्म करते हैं और क्रिश्चियन और मुस्लिम्स के बाद ये अमेरिका की थर्ड लार्जेस्ट रिलीजियस कम्युनिटी बनते हैं। लेकिन यदि अमेरिका में हिंदुइज्म और संस्कृत की ग्रोथ और इन्फ्लुएंस पर नजर डालें तो ये ट्रेंड आज तेजी से बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। लास्ट 15 ईयर्स में अमेरिका में हिंदू पॉपुलेशन डबल होकर 22.25 लाख के मार्क को क्रॉस कर चुकी है। हिंदू अमेरिकन फाउंडेशन के मुताबिक 2025 तक यूएस में हिंदू पॉपुलेशन 28 लाख तक पहुंच जाएगी। प्लूरलिज्म प्रोजेक्ट ऑफ हार्वर्ड यूनिवर्सिटी की रिपोर्ट के मुताबिक 20 साल पहले यूएसए में कुल 435 टेम्पल्स थे, जिसकी संख्या आज बढ़कर 1000 के पार पहुंच चुकी है। इसी ट्रेंड के चलते बहुत सी अमेरिकन सिटीज में समर स्कूल्स भी शुरू किए गए हैं। 31 स्कॉन टेम्पल्स के स्कूल्स में लगभग 20,000 बच्चे वीकेंड क्लासेस अटेंड करते हैं। हिंदू कम्युनिटी ऑन एन एवरेज 15.7 ईयर्स की फॉर्मल एजुकेशन के साथ यूएस की इमिग्रेंट कम्युनिटी में वन ऑफ द मोस्ट एजुकेटेड कम्युनिटी कहलाई जाती है, जबकि ज्यूज में लोग 14.7 ईयर्स और लोकल अमेरिकन कम्युनिटी के इंडिविजुअल्स ऑन एन एवरेज कुल 12.9 ईयर्स की स्कूलिंग अटेंड करते हैं। इसके अलावा 48% अमेरिकन हिंदूज रिलीजियस इंस्टीट्यूशंस में रेगुलर डोनेशंस रजिस्टर करते हैं। प्यू रिसर्च सेंटर की एक रिपोर्ट के मुताबिक अमेरिका की इमिग्रेंट कम्युनिटी में रिलीजियस इंस्टीट्यूशंस में डोनेट करने वाले सबसे बड़े कंट्रीब्यूटर्स हैं। पिछले 10 सालों में डोनर्स लगभग 2 गुना बढ़ चुके हैं। BAPS स्वामी नारायण के ट्रेजर के मुताबिक यहाँ हर टेम्पल डोनेशंस में लगभग $20 मिलियन रिसीव करता है। इसके अलावा अमेरिका में योगा और मेडिटेशन की पॉपुलैरिटी भी ऑल टाइम हाई है। लगभग 36 मिलियन अमेरिकन आज योगा और 18 मिलियन अमेरिकन मेडिटेशन को रिलीजियसली फॉलो करते हैं। अमेरिका में हिंदूज की ग्रोइंग प्रेजेंस केवल डेमोग्राफिक चेंजेस तक ही सीमित नहीं है, बल्कि हिंदू अमेरिकन फाउंडेशन रिपोर्ट के मुताबिक हिंदू अमेरिकन समय के साथ पॉलिटिकली भी काफी एक्टिव होते जा रहे हैं और विवेक रामास्वामी इसका जीता जागता उदाहरण है। तो कुल मिलाकर भले ही हिंदू अमेरिकन या क्रिश्चियंस उनके व्यू से पूरी तरह से पार्शियली डिसएग्री करें, लेकिन उनकी कैंडिडेसी अमेरिकन पॉलिटिक्स में एक इंपॉर्टेंट शिफ्ट प्रेजेंट करती है। इंडियाना यूनिवर्सिटी के पॉलिटिकल साइंस प्रोफेसर सुमित गोंगली का कहना है कि वो पर्सनली विवेक रामास्वामी के पॉलिटिकल स्टैंड को भले ही 1% भी सपोर्ट न करें, लेकिन वो इस बात को अप्रिशिएट करते हैं कि विवेक रामास्वामी इस कैंपेन में अपनी रिलीजियस आइडेंटिटी को काफी कॉन्फिडेंस के साथ पोर्ट्रे कर रहे हैं। जैसे कि अक्सर कहा जाता है, पॉलिटिकल गेन्स के लिए ऐसे कैंडिडेट्स खुद को क्रिश्चियनिटी में कन्वर्ट कर लेते हैं, लेकिन विवेक ने ऐसा नहीं किया। उदाहरण के लिए विवेक रामास्वामी की इंडियन अमेरिकन कंटेंडर निकी हेले का पालन पोषण एक सिख फैमिली में हुआ, लेकिन उन्होंने खुद को क्रिश्चियनिटी में कन्वर्ट कर लिया। उसी तरह लुसियाना के रिपब्लिकन बॉबी जिंदल, जिन्होंने 2016 के प्रेसिडेंशियल इलेक्शंस में पार्टिसिपेट किया, उनको भी एक हिंदू की तरह रेस किया गया था, लेकिन वो खुद को एक इवेंजेलिकल कैथोलिक कहकर डिस्क्राइब करते हैं। लेकिन विवेक रामास्वामी ने ऐसा नहीं किया। ये शायद अमेरिका में आज से 10 साल पहले मुमकिन नहीं था, लेकिन अब रामास्वामी की कैंडिडेसी अमेरिकन हिंदू कम्युनिटी की पॉलिटिकल डाइवर्सिटी के साथ साथ यहाँ हिंदुइज्म की कॉन्सिक्वेंशियल ग्रोथ को शो करता है। डोनाल्ड ट्रंप द्वारा व्हाइट हाउस में दिवाली सेलिब्रेशंस ऑर्गेनाइज करना, हाल ही में रिपब्लिकन नेशनल कमेटी द्वारा एक नई रिपब्लिकन हिंदू और इंडियन अमेरिकन कोalition को लॉन्च करना, इंडियन पीएम नरेंद्र मोदी का राइट विंग इंडियन अमेरिकन के बीच मैड क्रेज एंजॉय करना और हिंदू अमेरिकन और इंडियन अमेरिकन का अमेरिकन सोसाइटी के हर फील्ड में सक्सेसफुल परफॉर्मेंस शो करना इस ट्रेंड को बखूबी दर्शाता है और कहीं ना कहीं आगे चलकर भारत में अमेरिका की सॉफ्ट पावर को इन्फ्लुएंस करेगा और ज्यादा बढ़ाएगा। और इसी उम्मीद के साथ आज के वीडियो को हम यहीं विराम देते हैं। इस मुद्दे पे आपका क्या ओपिनियन है कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा।
आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी, और अगर पसंद आई है तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलिएगा। हम मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल।